बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक ऐसी अजीम फ़नकारा का जिक्र करना चाहूँगा जिनको हमसे बिछड़े हुए आज 21 बरस हो गए। नूर जहाँ साहिबा अपने मदाहों से 21 वर्ष से बिछड़ चुकी हैं, और मैं आपको बता दूं कि नूर जहाँ साहिबा को आज भी हम लोग याद करते हैं। उनकी खूबसूरत आवाज़, उनके गाए हुए गीत और उनके गाए हुए मिली नगमे, ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आज भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी माहिरीन हैं, उनका कहना है कि नूर जहाँ जैसी फ़नकारा शायद ही आइंदा कभी पैदा हो सके। हल्का तरन्नुम नूर जहाँ, इनको वाकई आज हम मिस करते हैं। इतनी खूबसूरत आवाज़। वैसे तो पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो आर्ट के हवाले से और फ़न के हवाले से बहुत ही ज़रख़ेज़ है, मगर जितने मर्ज़ी अजीम फ़नकार हों, मलका तरन्नुम नूर जहाँ एक अलग ही हैसियत रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जिस मौजू के हवाले से बात करने वाले उसका ताल्लुक़ जो है वो हमारी जो सियासी सूरत हाल है इससे है। सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम जो है, इस पर हमने बात करनी है कि सियासी निज़ाम जो है वो कशीदगी का शिकार है। हमने अपने प्रोग्राम में जितने भी शोज़ किए हैं उसमें मतलब माहिरीन से जितनी हमारी बात हुई है, और जो वैसे भी एक अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो बल्दियाती निज़ाम होता है ये एक बेहतरीन निज़ाम जो है इसको करार दिया जाता है कि इसमें जो ताकत है वो निचली सतह तक पहुंचती है और अवाम वाकई इससे फ़ायदा उठाते हैं। और हमने एक अरसे से ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान में जो बल्दियाती निज़ाम जो है उसको दोबारा से राइज होना चाहिए, और उससे जो है वो बहुत सारे मामला जो है वो हल की तरफ आ जाएंगे। अभी हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं KPK में, जिसमें जो हुक्मरान जमात है उसको बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और सिंध में भी आगे अभी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इन इंतखाबात के होने से पहले ही एक ऐसी तनकीद सुनने में आ रही है कि जो मतलब हम उसका कल तक तसव्वुर नहीं कर रहे थे। तो आखिर ये क्यों हो रही है तनकीद, ऐसा वो क्या हो गया, और क्या इससे अवाम तक जो है वो ताकत नहीं पहुंचेगी, अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक कॉलम निगार हैं, तजियाकार हैं, जनाब मोहम्मद नईम कुरैशी साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जनाब, शुक्रिया। सर आप भी नाराज़ हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो आजकल बातचीत चल रही है? मेरा ख्याल है सभी नाराज़ हैं, हुकूमत के बिल बनाने वालों के अलावा सभी नाराज़ हैं, तमाम सियासी पार्टियां नाराज़ हैं। अच्छा, वैसे ऐसा क्या है इसमें, किया क्या है उन्होंने? बल्दियाती निज़ाम तो हमने यही सुना कि अच्छा होता है ये। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा होता है। तो मगर इस वक्त अचानक से वो बुरा क्यों हमें लगने लग गया है? उसकी वजह यह है जी, सूबाई हुकूमत ने इस वक्त सिंध में 2013 का बल्दियाती निज़ाम राइज है। अच्छा, ठीक है। सूबाई हुकूमत ने सूबाई असम्बली से एक तरमीमी बिल, जिसे 2021 कहा जाता है, तरमीमी बिल 2021 जो है वो मंजूर करा लिया है। अपोजिशन की जमातों का ख्याल ये है कि ये जो बिल है, ये जो तरामीम है, ये मेयर के इख्तियारात और बल्दियाती इदारों के जो नुमाइंदे होते हैं उनके इख्तियारात पर कदगन हैं और उनके इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। और अपोजिशन का ये ख्याल है कि ये अक्सरियत की बुनियाद पर जो है बनवा लिया गया है और इसमें अपोजिशन की बात सुनी नहीं गई है। तो अब उसमें यह हकीकत है कि इसमें बहुत सारी ऐसी तरामीम की गई हैं जिनसे बल्दियाती इदारों के इख्तियारात कम हो गए। मिसाल के तौर पे तालीम का शोबा है वो बल्दिया से ले लिया गया है, सेहत का शोबा है वो ले लिया गया है। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ,
ये सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर ले लिया गया है तो दिया क्या गया है और फ़ायदा ऐसे इंतखाबात का, और ये वाकई ख्याल किया जा रहा है या हकीकत भी है इसमें कि इस बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा बीच में आ गया सर हमारे। जी ज़रूर। दोस्तों एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हम हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं जनाब नईम कुरैशी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से और सियासी कशीदगी के हवाले से। बातचीत का सिलसिला जारी है। सर, वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि आखिर ये सारे इख्तियारात जो हैं ले लिए गए हैं और इस वजह से सिवाय जो सिंध की हुक्मरान जमात है इसके अलावा सारी ही जमातें जो हैं वो इख्तलाफ कर रही हैं इस बात जी से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो असल बात ये थी, देखिए पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ये बड़े फ़ख्र से जिक्र करती है कि हमने आइन में 18वीं तरमीम करवाई है जिसके ज़रिए सूबों को वसी इख्तियारात मिल गए हैं। इसी तरह सूबाई हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ है कि वो बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल करें ताकि शहर के अमूमी मसाइल हल हो सकें। और कराची जैसा बड़ा शहर जो है या और जितने मेट्रोपॉलिटन शहर हैं उनके मसाइल बुनियादी तौर पे लोकल बॉडीज़ के तहत ही हल होते हैं। सूबाई हुकूमत का काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिस तरह वफाकी हुकूमत का काम है। अब आप देखिए कि कराची में जो इख्तियारात थे तालीम या सेहत के, कराची में सोबराज हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, सरफराज रफ़ीकी हॉस्पिटल, इसके सारे इंतज़ामात, इसका सारा कुछ जो है वो बल्दिया करती थी। ये अब सूबाई हुकूमत के तसर्रुफ़ में दे दिए गए हैं। इसी तरह एक लेप्रोसी सेंटर है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। ये तालीम के शोबे में जो काम था बल्दिया का वो भी सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया गया है। तो इस एतबार से ये कहा जाता है कि फिर बल्दिया के पास क्या रह गया है। दूसरी बात यह है कि हत्ता के पैदाइश है, अमवात है, शादी है, इन सब के जो सर्टिफिकेट्स इशू करते थी बल्दिया, वो इख्तियार भी सूबाई हुकूमत को दे दिया गया है। तो बल्दिया के पास क्या रह गया है? बल्दिया के पास मुझे लगता है कि सिवाय शायद कुछ सड़कें बनाने के और कोई काम नहीं रह गया है। अच्छा, तो इन्होंने वैसे जो सिंध हुकूमत है मतलब इन्होंने सूबाई हुकूमत ने अपने ज़िम्मे क्यों लिया है सारा कुछ? क्या इनके पास मतलब इतनी है सारा कुछ करने की? क्योंकि इनके ऊपर तो वैसे भी पूरे सूबे की जिम्मेदारी है, वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा काम है जो वही डिलीवर कर दें, बड़ी बात है। तो ये और क्यों काम ले लिया इन्होंने अपने सर? ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये तो इनकी कारकर्दगी से वैसे ही साफ जाहिर है कि कराची के जो हालात हैं वो आपके सामने कि सूबाई हुकूमत कराची के लिए क्या कर रही है, और सिंध के दीगर शहरों का भी यही हाल है। आप लाड़काना चले जाएँ, आप सखर चले जाएँ, यही हाल है। अब देखिए इन्होंने इसमें कई चीज़ें हैं, और जब आप ये पूछते हैं कि भाई आखिर इन्होंने क्यों किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे सिवाय सियासी मकासद के और कुछ भी नहीं है। एक तरमीम ये की गई है कि मेयर का इलेक्शन हमेशा से शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए हुआ करता था। ठीक है। इन्होंने कहा जी अब ये सीक्रेट बैलेट से होगा। अब जाहिर है कि जब आप मेयर का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से कराएंगे तो करप्शन के दरवाजे खुल जाएंगे। यहाँ तो MNAs और सेनेटर्स बिक जाते हैं, तो ये नुमाइंदों पे आप क्या एतबार करेंगे? तो ये वजह समझ में नहीं आती कि सीक्रेट बैलेट की क्या ज़रूरत है मेयर के इलेक्शन में। तो इस एतबार से इसके पीछे हमें सियासी मकासद कार फरमा नज़र आते हैं। बिलखसूस कराची के एतबार से पीपल्स पार्टी शायद ये समझती है कि वो फेयर इलेक्शन में शायद वो अपना मेयर मुंतखब न करा सकें, लेकिन ये जो खुफिया राय शुमारी का तरीका है इसके ज़रिए शायद कोई सिलसिला बन जाए। अच्छा, नौकरियों के हवाले से भी तनकीद की जा रही है अच्छी खासी। देखिए नौकरियों का मामला ये है कि पहले जब कराची की मखसूस नौकरियां जो कराची में दी जानी थी उनके हवाले से भी ये ख़ास तौर से तय कर दिया गया है काबीना इजलास में कि उनके इंटरव्यूज़, उनके सारे मामलात IBA कराची के तहत होते थे।
अब उन्हें IBS सक्खर को दे दिया गया है, यानी जॉब आपकी कराची में है, इंटरव्यू देने आप सक्खर जाएंगे। ओके। ये सिलसिला, एक चीज़ तो ये होती है कि भाई सक्खर में भी कराची में भी, लेकिन कराची को ख़त्म कर दिया गया है कि कराची में ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। अब सक्खर, आपको अगर जॉब चाहिए तो आप सक्खर जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, ये जो इंतज़ामात हैं शहर कराची के, ये पहले भी सिंध हुकूमत एक अरसे से मतलब देख ही रही थी, तो ये अब आके इस हुकूमत की दफ़ा, ये जो दौरे हुकूमत है, इसमें इन्होंने ज़्यादा सौतेलों वाला सलूक किया है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। उसकी वजह यह है, देखिए सिंध हुकूमत पर जो है वो बहुत तनकीद की जा रही है, ख़ास तौर से गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। अच्छा, आपको पता है कि काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात ने जो गुफ्तगू फरमाई है सिंध हुकूमत के बारे में, वो हम सब के सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं है। और आप देख लीजिए कि यानी आपको मैं एक ऐसी हैरत अंगेज़ बात बताऊं, जब ये नस्ला टावर गिराने का मामला हुआ तो उस वक्त भी हमने ये कहा कि जनाब जब तक गैर कानूनी कोई इमारत गिरेगी नहीं, अब मज़ीद तामीरात को रोक नहीं सकते। जो बन चुकी हैं वो तो बन चुकी हैं, लेकिन कराची में बेतहाशा गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं। अब हुआ यह है कि बिल्डर्स के साथ मिलके सिंध हुकूमत जो है उसने ये ऐलान कर दिया कि जी गैर कानूनी इमारतों को लीगलाइज करने के लिए हम कानून साजी करेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज कराची में और कराची के अतराफ में बेपनाह जगहों पे जो है कब्जे किए जा रहे हैं ज़मीनों पे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक वक्फा आ गया बीच में, वक्फे के बाद ये बात वाकई मतलब गैर कानूनी जगह को कैसे कानूनी हैसियत मिल सकती है? ये हमारी सूबाई हुकूमत का कहना है। मतलब ये तो अगर किसी ने कब्जा कर लिया है या किसी ने गलत अगर आपकी चीज़ हथिया ली है तो उसको आप कह देंगे कि ये कानूनी हैसियत मिल गई, ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, शायद मैं गलत कह रहा हूँ। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से और जो सियासी कशीदगी का मामला जो जारी है उस हवाले से बात कर रहे हैं। मोहम्मद नईम कुरैशी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। नईम साहब, आप वक्फे से पहले बता रहे थे कि जितनी भी ये गैर कानूनी तौर पे लोगों के पास जो अराजी थी उसको कानूनी हैसियत देने की बात की जा रही है, ये क्या मामला है? ये हैरत अंगेज़ बात मैं आपको बता रहा हूँ आपके शो में पहली बार कि देखिए आपको सुन के हैरत होगी कि एक तो सिंध हुकूमत ने पिछले 10 साल में कराची में सोहराब गोट से टोल तक, और ये बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, सोहराब गोट से कराची में टोल टैक्स जहाँ लिया जाता है टोल तक, हाँ ओके, 10 साल में 1200 गोट बना दिए हैं। 1200 गोट 20वीं सदी 21वीं सदी में। गोट मतलब गांव? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। नए गांव तश्कील दिए गए? जी नए गांव बनाए गए। अच्छा, वहाँ पे किन लोगों को मूव किया गया? अब वो मैं कहना नहीं चाहता, वो जाहिर है कि अच्छा, आप समझ सकते हैं कि कराची के लोग तो जाने से रहे गाँव में। हाँ, कराची के लोग तो नहीं है, कहीं और से ही आए हैं जी। अच्छा, वो इंटीरियर से हो सकता है? जी बिल्कुल जी अच्छा, वहीं से। तो अब वो जो गांव बने हैं तो इसमें हर्ज क्या होता है? इसमें हर्ज ये कि एक तो आजकल गांव बनते नहीं हैं, दूसरी बात यह है कि आपने ज़मीनों को कौड़ियों के दाम लोगों को दे दिया ना, पूरी ज़मीन दे दी आपने लोगों को। 1200 गोट की कितनी ज़मीन होगी, उसी में आप इंडस्ट्री डाल लेते, लेकिन यह है कि पैसे बनाए गए, पैसे बनाए जाएंगे ज़ाहिर है सारे काम में। तो ये चीज़ है। अब जब से हुआ क्या है, देखिए जब से सिंध हुकूमत ने ये कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया। जी सूबाई हुकूमत ने कहा बिल्डर माफिया के साथ मिलके उनके पैट्रोनेज करते हुए कि जी हम ऐसी कानून साजी करेंगे कि इन इमारतों को, बिल्डिंग्स को रेगुलराइज कर दिया जाए। तो मज़ीद ज़मीनों पे कब्ज़े होने लगे हैं, ऐसी जगहों पे बोर्ड लगने लगे हैं गोट के जो लीगल नहीं है, जहां एक ईंट भी नहीं रखी है, ताकि जल्दी कब्ज़े किए जाएं
और जैसे ही ये कानून आए उन्हें रेगुलराइज करा दिया जाए। तो अगर ऐसी ही बात थी तो फिर नालों के किनारों से लोगों को हटाने की क्या जरूरत थी? एक साल वो भी वहां रह लेते और उनको भी ये मतलब आप कानूनी हैसियत दे देते। ये बात है, लेकिन जाहिर है कि ये डील अब हुई है, ये मामला अब तय हुए होंगे। तो जहां सूबाई हुकूमत जो है वो इस किस्म की तजावीज़ दे, ऐसे कवानीन की मंजूरी की बात करे, जबकि आप देखिए क्या लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। परसों एक हेयरिंग थी सिंध हाई कोर्ट में, एक शख्स को हटाया गया लाइंस एरिया में 27 साल पहले, उसके होटल को हटाया गया और उससे कहा जी आपको मुतबादिल जगह देंगे। फ़हीम साहब 27 साल हो गए हैं। परसों जज साहब ने कहा केडी अफसरान से कि इसने 27 साल में जो किराया दिया है वो बनता है 1 करोड़ 60 लाख रुपए। ये हाई कोर्ट की हेयरिंग का आपको बता रहा हूँ। 1 करोड़ 60 लाख रुपए। तो जज साहब ने कहा 1 करोड़ 60 लाख रुपए भी दो इसको, इसका प्लॉट भी दो, और अगली हेयरिंग में अगर इसको प्लॉट नहीं मिला तो तुम सब जेल जाओगे। यानी इस किस्म जजेस हजरात जो हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो भी इस किस्म की सख्त जुमले कहने पे मजबूर हो गए। 27 साल से किसी को इंसाफ ना मिलना, ज़रा आप सोचिए। तो कराची में इस एतबार से लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। यहाँ एक बहुत मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए और उसे बहुत बाइख्तियार होना चाहिए। तो क्या ये जो जज हजरात हैं इनके पास भी इख्तियारात नहीं है? हाँ, यकीन ज़ाहिर है हर एक की लिमिटेशन है, जुडिशरी की अपनी लिमिट्स हैं, लेकिन जहाँ तक वो इंसाफ दे सकते हैं। आप देखें जितनी गैर कानूनी तामीरात का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट को हमें सुनना चाहिए। वो वाकई बहुत अच्छा फैसले भी कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारा सिलसिला थम जाए, रुक जाए। लेकिन इसमें सूबाई हुकूमत का किरदार बहुत अहम है। अगर सूबाई हुकूमत ही ना करे तो फिर कौन करेगा? क़वानीन पे अमल दरामद कौन करेगा? ये तो सूबाई हुकूमत का काम है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसी वो कौन सी ताकत है सूबे सिंध में, मतलब जिसके पास वाकई इख्तियारात हैं और जो मतलब ताकत है, जो जो कुछ अपना रोल प्ले कर सकते हैं? वो कौन है वो? मतलब हुक्मरान जमात के प्रेसिडेंट हैं, वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, मतलब हाई कोर्ट के जज हैं, कौन है? देखिए इसमें सबसे बड़ा इख्तियार जो है ना वो तो अवाम का है जी। अच्छा, अवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा अपने हक के लिए। कराची के अवाम, मैं कराची के लिए नहीं कहता, लेकिन चाहे इंटीरियर सिंध के लोगों के साथ भी ज़्यादती है तो ये अवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा। ताकत तो जाहिर है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास हो सकती है। सबसे ज़्यादा ताकतवर तो सिंध असम्बली है, लेकिन अगर हुकूमत ही लोगों के साथ, माफ़ कीजिएगा, अगर हुकूमत ही लोगों के साथ ज़्यादती पर उतर आए तो क्या किया जा सकता है? अच्छा, आपने कहा कि सिंध असम्बली है जिसके पास वाकई इख्तियारात हैं और वो उनको यहाँ तक लेके आए हैं सिंध के अवाम। बेशक, ठीक है, सूबा सिंध के अवाम। तो क्या सूबा सिंध के अवाम इस सारी सूरत हाल से, इस नए बल्दियाती निज़ाम से और ये जो भी सियासी माहौल है इससे खुश हैं? मतलब जो कराची के अवाम तो बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल कतन खुश नहीं है। मेरा नहीं ख्याल के आटे में नमक के बराबर भी लोग हों जो इस सारे सिस्टम से खुश होंगे। तो जो इंटीरियर सिंध में जो बहन भाई रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, उनके साथ तो कहीं ज्यादती नहीं हो रही? इस बारे में बात करेंगे। एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में आज नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। और अच्छा, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो भी 2021 में इन्होंने एक तरमीम की है, बल्दियाती तरमीम बिल जो पास करवाया है, इसकी वजह से कराची के जो अवाम की राय है वो तो हमने डिस्कस की है। जो इंटीरियर सिंध में रहने वाले जो अवाम है, वो जो पाकिस्तानी है, उनके साथ क्या मामलात होने वाले हैं? उनको कितना इससे फ़ायदा होने वाला है, ये बताइएगा। देखिए, इस बिल के तहत जो है ये सूबे सिंध के बड़े शहरों में भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस बना रहे हैं। अच्छा। कराची के अलावा हैदराबाद,
सक्खर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, बेनज़ीराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद जो है, यहाँ पर भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई जा रही हैं। ठीक है। तो फिर हमें पता चलेगा कि वहाँ आवाम के लिए क्या किया गया है। जिस शहर की आबादी यूँ समझ लें कि 50 लाख से ज़ायद है, वहाँ पे ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई जा रही है। अच्छा ठीक है। तो कराची के अलावा ये 5 बड़े शहर जो हैं सूबा सिंध ऐसे हैं, हैदराबाद होगा, सक्खर होगा, लाड़काना है, मीरपुर ख़ास है, मीरपुर ख़ास है, शहीद बेनज़ीराबाद है। अच्छा, शहीद यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए, कराची से हटके भी दीगर सूबों की अगर हम बात करें तो मेयर इस्लामाबाद की आप मिसाल ले लें, उन्हें पूरा इख्तियार है, तालीम भी उनके पास है, सेहत भी उनके पास है और बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं। उसके अलावा वफाकी हुकूमत ने बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा का भी आप जिक्र कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में बहर एक अच्छा इंतखाब करवाया इमरान खान साहब की हुकूमत ने, जिसमें हुकूमत को जो है शिकस्त भी हो गई और किसी ने भी इलेक्शंस पर एतराज़ नहीं किया। धांधली का एतराज़ नहीं, किसी भी नौयत का हर जमाती करती है, वो इक़्तिदार में है, ये तो वो इख्तिदार में होते हुए उन्हें तनकीद देती। जी हाँ, ये पहली बार हुआ है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन हार जाए बल्दिया का। तो इस एतबार से हम ये ज़रूर क्रेडिट देंगे कि एक अच्छा इंतखाब ज़रूर करवा दिया। अच्छा, इसमें पता है असद उमर साहब ने क्या कहा? असद उमर साहब ने कहा है कि हमारे इलेक्शन हारने की वजह ये है कि आलमी सतह पे जो महंगाई हो रही है ना, उस वजह से हम इलेक्शन हारे हैं और इस दौरान दुनिया भर में जितनी भी हुक्मरान जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं वो हार ही रही हैं। ये असद उमर साहब का बयान आया, उन्होंने साथ कोई रिसर्च भी पेश कर दी। इस हद तक तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बहरहाल महंगाई पे अवाम नाराज़ तो हैं और महंगाई एक इशू तो है, लेकिन अगर आप एक बाकायदा इसका पूरा तजिया करें कि पीटीआई की शिकस्त की वजह, तो उसमें एक फैक्टर महंगाई भी है। ठीक है, बिल्कुल अहम फैक्टर है। पूरी अपोजिशन यही कहती है ना कि जी महंगाई बहुत है, तो एक फैक्टर तो ये भी है। दूसरा, इनकी तंजीम का मसला है, आपस के इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, इसने भी बड़ा किरदार अदा किया है। तीसरी बात यह है कि जितने भी इनके बड़े रहनुमा हैं उनके इलाकों से पीटीआई हार गई, यानी गोया इलेक्शन जीतने के बाद उनके रवाबित अवाम के साथ सही नहीं थे। हाँ। ये भी एक वजह है। चौथी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि ऐसा लगता है कि इमरान साहब ने जैसे आप कह रहे थे कि आंखें बंद कर ली हैं जी, और पार्टी के इन मसाइल को हल कराने में नाकाम नजर आते हैं। ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए जी। ये इनकी शिकस्त में बहरहाल 4-5 फैक्टर्स हैं, उसमें से ये बात सही है, क्योंकि देखें अभी जर्मनी में 18 साल की महंगाई हो गई है। सही। इंग्लैंड में 10 साल का आ रहा है, अमेरिका का 10 साल में, जर्मनी में। तो हुआ ये है वाक़तन हालात ऐसे हुए कोविड की वजह से कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा मुल्कों में हुई है। गैस की प्राइसेस आप देख लें, बिल्कुल तो ये बस एक फैक्टर बेशक इसमें है, लेकिन टोटल यही वजूहात नहीं है, टोटल ये वजह नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच नईम साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपसे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इस तरह की रहनुमाई हासिल करते रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक बड़े ही आम टॉपिक पे हमने बात करनी है। पाकिस्तान सरहद के बिल्कुल साथ भारत ने जदीद तरीन जो हथियार हैं वो नस्ब करना शुरू कर दिए हैं। इससे क्या मामलात जो हैं वो इस खित्ते में बनने वाले हैं, इस पे हमने बात करनी है। एक छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल होने लगे हैं, जहां पे हम बात करेंगे पाक भारत मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि अभी हाल ही में आपने ये खबर सुनी होगी कि भारत ने पाक भारत सरहद पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। और ये क्यों लगाया जा रहा है यहाँ पे सिस्टम, और इससे भारत को क्या फ़ायदा है,
और पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है या इस पूरे खिते के साथ क्या होने वाला है आइंदा, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जनाब मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। तबीयत ठीक है आपकी? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में तो बताएं, ये क्या है S-400 और ये भारत के हाथ कैसे लग गया और इससे वो किन खुशफहमियों में इस वक्त जो है वो मुब्तला है दुनिया में और किन ममालिक के पास है, ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। असल में ये S-400 जो है इस वक्त दुनिया का जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनमें से एक सिस्टम है। रशिया का ये सिस्टम है, रशिया ने इसको डेवलप किया है। इससे पहले S-300 था, ये उसका नया वर्जन है S-400। ये एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली बहुत सारे यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें रडार सिस्टम होता है, इसमें कंट्रोल सिस्टम होता है, इसमें फायरिंग यूनिट्स होती हैं, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम होता है। ये सारे सिस्टम का मजमुआ जो है ना, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम बनता है। इसमें बेसिकली होता है कि इनकी जो एक यूनिट होता है एयर डिफेंस का, उसमें तकरीबन कुछ 26 एयर सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं। ये सिर्फ एयर का डिफेंस करता है, यानी एयर से कोई भी चीज़ ज़मीन की तरफ आती है उसको ये बहुत पहले डिटेक्ट करता है। इसका रडार तकरीबन 600 किलोमीटर, इसको BVR कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अच्छा, वहाँ से इसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो 600 किलोमीटर बहुत बड़ी रेंज है, वहाँ से ये डिटेक्ट कर लेता है। कोई भी चीज़ जो एयर में आएगी इस मिसाइल के यूनिट की रेंज में आएगी, वो नज़र आ जाएगी 600 किलोमीटर दूर से। उसके रिएक्शन में जो कंप्यूटर है ऑटोमेटिकली उस जो आ रही है चीज़, चाहे वो मिसाइल है, चाहे वो जहाज़ है, चाहे वो रॉकेट है, उसको वो ट्रैक करेगा, उसको लॉक करेगा और उसके अगेंस्ट एक यहाँ से मिसाइल ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें ये है कि ये एट ए टाइम तकरीबन कोई 36 मिसाइल ये यानी फायर कर सकता है। तो 36 टारगेट को साइमल्टेनियसली एट ए टाइम ये एंगेज कर सकता है कि अगर 36 जहाज़ आ रहे हैं या मिसाइल आ रहे हैं कहीं से, तो उनको ये लॉक करेगा और उस पर फायर करेगा। तो इतना खौफ है उसे पाकिस्तान एयरफोर्स से भारत को? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये हमें इन चीज़ों का कभी भी खौफ नहीं रहा। आप देखिए इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें लाया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उसके बाद उसका तोड़ निकाला। ये इंडिया के जंगजुआना अज़ाइम को ज़ाहिर करता है। हम हमेशा दोस्ती की बात करते हैं, वो हमेशा इन अज़ाइम को अमली जामा पहनाता है, जो आपके सामने आज नज़र आ रहा है। सही। उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर डेटर्स बनाया, हमने उसका काउंटर किया, हमने भी न्यूक्लियर उसके बाद जो है वो एक्सप्लोजन्स किए। तो इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया ने जो भी एक्शन किया हमने हमेशा उसका काउंटर रिएक्शन किया। हमने ख़ुद कभी एक्शन नहीं किया कोई जंगी। तो ये आप इंडिया ने अगर ये S-400 ले लिया है तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के पास इसके तोड़ मौजूद है, जिसमें एक आपके पास क्रूज़ मिसाइल बाबर है और दूसरे भी क्रूज़ मिसाइल है हमारे पास, लेकिन बाबर इस हद तक है काफ़ी कि जो इसको मिसाइल को डिफीट दे सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान के पास जो माशाल्लाह तैयारे हैं वो इस काबिल हैं कि वो के सिस्टम को जो है वो डिसीव कर सकते हैं, इसको इन्फिल्ट्रेट करके अक्रॉस जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपने देखा है कि ये इसका जो पिछला वर्जन था वो सीरिया में लगा हुआ था, उसके बावजूद आप देखें वहाँ पे अमेरिका ने भी इतने अटैक्स किए, ये टर्की ने भी किए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके बाद कोई चीज़ दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो गई। ये एक वर्जन है, ज़ाहिर है अब इसका एक तोड़। पाकिस्तान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जो HQ-9 है, जो हमने चाइना से लिया हुआ है, वो पाकिस्तान के पास है। अमेरिका का सिस्टम इसके बराबर का है, जो पैट्रियट हम कहते हैं जिसको, तो उन्होंने सऊदी अरब को भी दिया हुआ है। तो पैट्रियट पाकिस्तान अगर ले लेता है तो पाकिस्तान के पास भी वो कैपेबिलिटी आ जाती है, या वो HQ-9 को जो चाइना का है उसको हम खुद हमारा जो अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ, अपग्रेड जो हमारा नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, यही सिस्टम जो है, जो फ़िज़ाई दिफाई जो निज़ाम है, ये तुर्की ने भी तो लिया है रशिया से। तो तुर्की के ऊपर तो तनकीद की जा रही है आलमी सतह पे, और भारत पे ये सिस्टम लेने से कोई तनकीद नहीं की जा रही। ये कैसी एक मतलब क्या कहेंगे कि दोहरी पॉलिसी है? देखिए, ये इस वक्त मगरिब का ना एक दोहरा म्यार है, और उसमें अमेरिका उनका लीडर है, लीडिंग कंट्री है मगरिब का।
आप देखें टर्की ने यही सिस्टम जब अपने पास लिया S-400 और इसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट की, तो अमेरिका ने, ट्रम्प ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी, क्योंकि उन्होंने रशिया को बार किया हुआ है कि किसी भी कंट्री को जो है वो देने, उससे जो है वो आप परचेज़ ना करें रशिया से। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई अमेरिका ने। इंडिया ने आप देखें कि वही सेम चीज़ उसने की, हालांकि इंडिया अमेरिका के साथ क्वाड जो एक डिफेंस पैक्ट है उसमें उसका एलाई भी है, ठीक है, उसके बावजूद अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई, जबकि टर्की नेटो का मेंबर है। अमेरिका का अथोराइज रिटन एग्रीमेंट के साथ डिफेंस एलाई है कि इन केस ऑफ जंग नेटो के किसी भी मुल्क के ऊपर, तो तमाम नेटो के ममालिक उसका दिफा करेंगे और उस मुल्क के खिलाफ जंग करेंगे। ओके। लेकिन उसके बावजूद बीइंग मुस्लिम कंट्री आप देखें कि उसके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने रखी हुई है, इनके रूल्स प्रिंसिपल्स सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है। अच्छा, ये भी तो मुमकिन है ना कि इंडिया जो है ये अमेरिका का छोटा है, तो वो इसलिए भी कुछ थोड़ी सी नरमी बरती गई है। मैंने कहा ना सर, एक वक्फा भी आ रहा था, वक्फे से वापस आते हैं तो इधर ये आलमी सतह पे ये सारे मामला चल रहे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में जनाब मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाक भारत मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से। अच्छा, वक्फे से पहले अपने मतलब इस हवाले से बात की कि पाक भारत सरहद पे जदीद तरीन जो हथियार है वो नस्ब कर रहा है, और यही हथियार जो है वो तुर्की के पास भी, तुर्की ने भी यही जो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है ये लिया है और उस पर तनकीद की जा रही है आलमी सतह पे, अमेरिका की जानिब से ख़ास तौर पे, और भारत को फ़िलहाल कोई ऐसी किसी किस्म की तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा। तो इस बारे में आप बता रहे थे कि ये दोहरा मेयार क्या है, क्या ये सिर्फ तुर्की मुसलमान मुल्क है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, मेरा तो यही ख्याल है, अगर आप मेरी अपनी ज़ाती राय है कि क्योंकि टर्की एक मुस्लिम कंट्री है और ये डिस्क्रिमिनेशन और ये दोहरा मेयार अमेरिका की क़यादत में मगरिब ने हमेशा रखा है और उस मेयार का निशाना पाकिस्तान भी बना है, ठीक है। और उसमें मेयार में यही है कि टर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, इस्लामी ममालिक के साथ आप देखेंगे कि इनका रवैया थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटिव रहा है और इन्होंने हमेशा दूसरे मुल्कों को वही चीज़ में एडवांटेज दिया है कि ठीक है, यू गो एड फॉर दिस। जैसे इंडिया को उन्होंने S-400 सिस्टम लेने पे अभी तक कोई सैंक्शन अनाउंस नहीं की, और वही जब टर्की ने लिया था तो टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई जो अभी तक लगी हुई हैं। और टर्की उनका नेटो का एलाई है, अमेरिका के ऊपर किसी भी जंग की सूरत में टर्की उनका साथ देगा। ये टर्की ने साइन किया हुआ है पैक्ट नेटो का, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेटो। बट जाहिर है कि मुस्लिम कंट्री इसलिए हैं, उसके साथ ये रवैया। अच्छा, अमेरिका से ही भारत जो है वो हथियार खरीदता है ना, तो इस दफ़ा तो उसने हथियार भी दूसरी दुकान से लिए, तो फिर भी उसके ऊपर तनकीद नहीं है। यही वजह है, अमेरिका ने टर्की से भी यही कहा था कि आप ये दूसरी दुकान पे ना जाएं। तो लेकिन ये है कि उनको इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है, भारत को सपोर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि भारत को वो इस रीजन के अंदर एक गुंडे की सी जो है ना, वो बदमाश होता है मोहल्ले का, तो उस तरह का एक रोल देना चाहते हैं। इसलिए वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं और सरफ नज़र करते हैं ऐसे मामलात में, ठीक तो है। खित्ते में अमेरिका बनने का ख्वाब देखता है भारत? बिल्कुल, भारत देख रहा है और भारत को अमेरिका सपोर्ट दे रहा है। अब आप बदकिस्मती कह लें कि साथ साथ रशिया की भी अभी तक तो सपोर्ट नज़र आ रही है कि रशिया भी उसके साथ है। हालांकि रशिया और अमेरिका का आप देखें कि बहुत सख्त कॉन्फ्लिक्ट है, सही, लेकिन बस कुछ ही रीजन में इस तरह के मसले मसाइल हैं जो चल रहे हैं। अच्छा, इससे अभी एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान के रशिया के साथ भी ताल्लुकात अभी बेहतर हो रहे हैं, और ये आने वाले दिनों में 2023 के बाद जो है वो जो एक आलमी सतह पे एक आलमी सियासत में ट्विस्ट आने वाला है बहुत बड़ा, तो उसमें
भारत और पाकिस्तान जो है वो मतलब अलग अलग ब्लॉक्स का ही हिस्सा होंगे, या ये भी पॉसिबल है कि ये एक ही धड़े का हिस्सा बन जाए? इंडिया जिस भी ब्लॉक में होता है, पाकिस्तान का उस ब्लॉक में होना महाल है मेरे हिसाब से, चाहे 2023 में कोई भी ब्लॉक बने। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की पोजीशन अभी तक दोनों मुल्क अपनी पोजीशनें क्लियर कर चुके हैं कि वो किस टीम की तरफ से खेल रहे हैं। ठीक है। इंडिया बहुत क्लियरली जो है वो अमेरिका की तरफ जा चुका है। अमेरिका के साथ उसने एक डिफेंस पैक्ट क्वाड के नाम से किया है, जिसके अंदर ये जो इंडियन ओशन है या बहरे हिंद है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलके वो अमेरिका के मफादात को जो है वो यहाँ पे उनकी निगरानी करेगा, और चाइना को इस इंडियन ओशन के अंदर ब्लॉक करेगा, उनको फ्रिक्शन क्रिएट करेगा ताकि चाइना इस एरिए के अंदर ज़्यादा डोमिनेट ना कर सके। पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ आप देख ही सकते हैं किस तरह के हैं। चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बेनज़ीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक़्त कोई मैच नहीं है पाकिस्तान का किसी और दुनिया में ऐसा दोस्त नहीं है अभी तक। ठीक है, रशिया के साथ हाँ अलबत्ता हम अपने ताल्लुकात को असर नौ अस्तवार कर रहे हैं। हमने मिलिट्री एक्सरसाइज तक अभी रशिया के साथ हमने की हैं हालिया कुछ अर्से पहले, तो रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, रशिया की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सिर्फ दिफाई नहीं, बहुत सारा सामान की खपत, क्योंकि चाइना से इंडिया सामान नहीं लेता, बिंग उनका एनिमी है, तो वो मजबूर होते हैं। तो रशिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है। अभी आपने देखा कि रशियन प्रेसिडेंट भी इंडिया का दौरा करके गए, तो वो रशिया भी इंडिया को नहीं छोड़ना चाहता। टूरिज्म के हवाले से भी बहुत बड़ी तादाद रशियंस की जो है वो इंडिया की तरफ आती भी है। हाँ, पूरी दुनिया की आती है, और असल में वो भी एक वहाँ पे आप देखें कि एक बहुत जो है वो प्रोस्टिट्यूशन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया, और वो इसलिए शायद मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर जो अखलाकियात हैं और जो ये मजहबी जिसको ये हिंदू तवा ज़हनियत कहते हैं, इसके बावजूद ये जवाल का शिकार है। तो ये पूरी दुनिया से लोग आते हैं इंडिया, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की अपनी पोजीशन क्लियर है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत के अंदर किसी के अलाई बनने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि वी आर न्यूट्रल, वी आर नॉन अलाइंड। ठीक है, हम बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात, इवन अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, सबके साथ हम बराबर के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पाक भारत सरहद जिसके ऊपर ये सारे जदीद तरीन हथियार नस्ब किए जा रहे हैं, और ये वो कौन सा एरिया, कौन सा है इलाका, कौन सा है जहाँ पे किया जा रहा है? टोटल पूरी सरहद पे किया जाता है ये? देखिए, पूरी सरहद पे तो जाहिर है कि बॉर्डर इंटैक्ट होती है, आमने सामने फौजी बैठे होते हैं। ठीक है, ये हमारी नीचे से आप केटी बंदर से स्टार्ट ले लें, यानी समंदर से लेके ऊपर नॉर्थ तक आप चले जाएं तो इंडिया की बॉर्डर लगती है। वो तो दिफा एक होता है, दोनों का आमने सामने बैठे होते हैं, बीच में नो मैंस लैंड होता है। ठीक है, जिसमें कोई नहीं होता। लेकिन उसके पीछे जो अभी जैसे S-400 है, इन्होंने ये ईस्टर्न पंजाब में यानी इंडियन पंजाब के अंदर इन्होंने इसको डिप्लॉय किया है पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ, कि यहाँ से अगर कोई चीज़ उनके ऊपर आती है तो उसको वो बेसिकली एक दिफाई निज़ाम है, उससे ऑफेंसिव निज़ाम नहीं है कि हम पे वो कोई अटैक कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी अपना एग्रेसिव रवैया पोस्चर रखा ही नहीं, हमने हमेशा एक डिफेंसिव पोस्चर ही रखा। तो ये उन्होंने इंडियन पंजाब में लगाया है। उसके अलावा बाकी जाहिर है कि बॉर्डर तो पूरी इंटैक्ट है और उस पर डिप्लॉयमेंट उनकी है, लेकिन ये जो नया दिफाई सिस्टम है ये इन्होंने पंजाब में ख़ास तौर पर इसको। अच्छा, जो हमारे मतलब सिख यात्री जो होते हैं, जो सिख बरादरी है इंडिया में, कि उनके पाकिस्तान के साथ जो एक ताल्लुकात बड़े मुनासिब और अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तानी कौम ने भी हमेशा उनको वेलकम किया है, और वो जब भी कभी पाकिस्तान आते हैं तो वो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं, उनका वापस जाने को दिल नहीं करता। तो कहीं इन लोगों की आपस में मोहब्बत देखते हुए तो इंडिया ने ये सारा प्लान नहीं बनाया पंजाब के बॉर्डर पे? इस पे बताइएगा। थोड़ा सा वक्फा आ गया सर बीच में, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। न्यूज़ कैफे में मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे बात हो रही है पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। अच्छा, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि भारत ने जो पाकिस्तान सरहद के बिल्कुल साथ
जदीद तरीन हथियार नस्ब किए हैं। आप ये एरिया बता रहे थे कि ये पंजाब का एरिया है, तो ये जो भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के ताल्लुकात जिस तरह करतारपुर की वजह से और वैसे भी सिद्धू साहब की वजह से भी कुछ थोड़े से और ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, कहीं वो भारत को ये चुभते तो हैं ये ताल्लुकात, ये तकलीफ तो बहुत होती है जब कोई सिख पाकिस्तान आता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं इन ताल्लुकात को तोड़ने के लिए तो नहीं ये सारा प्लान किया गया? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इस वक्त जो इंडियन पंजाब है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है आप समझ लें कि उनके अंदर लावा पकड़ा है इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। आपने उसका एक छोटा सा मुजाहरा देखा होगा कि एक साल ये इंडियन किसान जो हैं ये दिल्ली के ऊपर किस तरह से जाके उन्होंने बैठे रहे हैं और किस तरह से लाल किले के ऊपर झंडा भी लहरा है। जी 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 ठीक है, तो आप उस चीज़ को ना भूलें। तो ये बेचैनी और जो इस वक्त डेस्परेशन है इंडिया ईस्टर्न पंजाब के अंदर या इंडिया के पर ये, तो ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर इसके करंट बहुत बढ़ रहा है और उनको भी ये आइडिया है और हमारे पंजाब के साथ उनके बहुत ज़्यादा पुराने सकाफ़ती रवाबित हैं। वो यहाँ आके बहुत खुश होते हैं। उनका वही जैसे आप फरमा रहे थे कि मक्का मदीना उनका यहाँ पे है। जी हाँ, जी ठीक है, उनके उस तरह के जो मुक़द्दस इलाके हैं आप और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह इंसेंटिव आप देखें करतारपुर राहदारी में कि जनाब आप आएँ और जाएँ और आप आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी परमिशन के साथ आप जो है पासपोर्ट के साथ आप आ सकते हैं। सर काम एक है दोनों का, मतलब एग्रीकल्चर से दोनों जो है ना वो पंजाब जुड़े हुए हैं, दूसरा ज़ुबान एक है इनकी, बिल्कुल है ना, फिर वो उनकी सारी मजहबी जितनी भी जगहें हैं वो वो यहाँ सब जगह पंजा साहब है, इधर करतारपुर है, इवन ननकाना के साहब अंदर है। हाँ, ठीक है, और तो इनका बहुत ज़्यादा सकाफती रिश्ते हैं और पाकिस्तान के साथ वही जो है कि उनका डायलेक्ट भी क्योंकि कॉमन है, पंजाबी ज़बान है उनकी, और इंडिया के साथ उनके ज़ख़म अभी तक ताज़ा हैं। जो ब्लू स्टार ऑपरेशन इंदिरा गांधी ने उनके जो मजहबी मुक़द्दस गोल्डन टेम्पल के ऊपर ऑपरेशन किया था वो उसको कभी नहीं भूल सकते, मैं समझता हूँ। और सिखों के साथ ज़्यादती करते हैं वो लोग, और वो थोड़ी सी हिंदुआना जहनीत के साथ उन्होंने वो ऑपरेशन किया था। ठीक है, और उस पर आपने देखा कि इंदिरा गांधी को सिखों ने जो है वो उनका मर्डर भी किया। तो ये चीज़ उनके जहनों से नहीं निकली है, जबकि हमारे साथ उनके ताल्लुकात हमेशा से बड़े कॉर्डियल और बहुत अच्छे रहे हैं। आप देखिए कश्मीर में भी जो मुसलमानों के साथ जब इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा सलूक करती है तो ये इनको मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। जो सिख बरादरी कश्मीर के अंदर है, क्योंकि कश्मीर का रास्ता भी ईस्टर्न पंजाब से ही जाता है, ये जो भारत का पंजाब है, तो हमें भी नज़र आ रहा है। और आप देखें कि अभी यूरोप के अंदर इन्होंने रेफरेंडम कराया कि खालिस्तान मूवमेंट ने जो तहरीक है, तो ये तहरीक बहुत ज़ोर शोर से जारी है और मुझे ही नज़र आता है कि जिस तरह ये हिंदुओं की जहनीत है इसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा बेचैनी है। वो हर जगह मोदी और उसकी जो टीम है वो हर जगह प्रमोट करती है हिंदुइज़म को, जबकि सिख उसके शदीद मुखालिफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी टाइम पे ये लावा फट सकता है। अच्छा, और दर्जनों के इस तरह की मुहिमें चल रही हैं, तहरीकें चल रही हैं इंडिया में। आज बस एक दफ़ा ये कोई अपनी तहरीक में कामयाब हुआ तो सिर्फ कश्मीर ही अलग नहीं होगा, यहाँ पता नहीं कितने जो है ना वो अलग अलग रियासतें, अलग अलग ममालिक जो है ना वो बनने वाले हैं और भारत बड़ा करीब होता जा रहा है मोदी की वजह से अपने टूटने की जानिब। असल में इसने सेकुलरिज्म को छोड़कर मजहबी इंतहा पसंदी और हिंदू तवाज़हनियत और आरएसएस को तक़वियत दी, जिसकी वजह से जो आरएसएस के गुंडे हैं उन्होंने बदमाशियाँ की, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमले किए, क्रिश्चियंस पे हमले किए, सिखों पे हमले किए। इवन जो उनकी हिंदू बरादरी है, जो पिसा हुआ तबका है जिसको वो ज़ात पात में जिसमें दिल्लत हैं या छूदर हैं, ठीक है, उनको वो हिंदू कहने को उस तरह से नहीं मानते वो, ठीक है, वो उनको कहते हैं कि ये उनकी जो है वो ज़ातें जो हैं वो निचली ज़ात हैं, वो उनके ग़ुलाम हैं। तो वो लोग उनके अंदर भी, तो इस वजह से इंडिया में 25-30 स्टेट ऐसी हैं जिनके अंदर इस वक्त आज़ादी की तहरीकें बहुत तेज़ी से जारी हैं। और वो आपने बात बड़ी अच्छी की कि ये एक भी किसी की बस एक किसी स्टेट का जो है ना आज़ाद होने का है, उसके बाद वो
कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये हिंदुस्तान ज़्यादा अरसे जो है ये इस तरह से इंटीग्रेट नहीं रह सकता, क्योंकि जिस तरह से ये मोदी ने अभी वहाँ बीज बो दिया है ये मजहबी इंतहा पसंदी का कि जी ये अखंड भारत है और ये हिंदुओं का मुल्क है, तो उसमें जो बाकी मजहबी अक़लियतें हैं मैं समझता हूँ कि वो उनके रहने का अब काबिल नहीं रहा, वो बारी बारी सबको टारगेट कर रहा है। एग्जैक्टली। और इस दौर जदीद में कम अज़ कम हर इंसान के पास अपनी जो मजहबी आज़ादी है वो उससे लाजमी होनी चाहिए। जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के बाद मजहबी आज़ादी का होना बड़ा लाजमी है। उसके बगैर मतलब वो कैसे कोई एक इंसान कह सकता है कि मैं एक आज़ाद मुल्क में रहता हूँ या ये मेरा मुल्क है, अगर उसे मजहबी आज़ादी कि आप ईद के ऊपर, बकरा ईद के ऊपर या ईद उल अज़हा के ऊपर आप गाय ज़बानी कर सकते, ठीक है, खुली जगह पे आप नमाज अदा नहीं कर सकते, ठीक है, ईदगाहों में जाकर। तो ये इस तरह के आप देखें कि ये आज़ाद नहीं दे सकते। आपकी जो मसाजिद हैं इंडिया के अंदर मुसलमानों की, उनको वो तोड़ा जा रहा है कि जी ये पहले मंदिर थे, ठीक है, आपने देखा बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद 2-3 और मसाजिद के साथ उन्होंने यही सलूक किया और यही सलूक वो सबके साथ कर रहे हैं। उन्होंने क्रिश्चियनों को जलाया है और उनके गिरजाघरों पे हमले किए हैं। इसी तरह सिखों के साथ तो आप देखें सारी दुनिया के सामने है। अभी जो दिल्ली के ऊपर जिस तरह से सिखों ने मार्च किया है, किसानों ने, और 1 साल वो बैठे रहे हैं और बिल आखिर मोदी को वो वापस लेना पड़ा वो रूलिंग, जिसकी वजह से वो उसने उन पर इम्पोज किया हुआ था टैक्स और उनकी सेल्स के ऊपर, एग्रीकल्चर सेल्स में। तो ये तहरीकें बहुत अंडर करंट के तौर पर चल रही हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये एक भी इसमें से जिस दिन कामयाब हो गई तो इंडिया के टुकड़े होने से कोई और ताकत इसको नहीं बचा सकती। अच्छा, एक और चीज़ भी, वो जो जितने भी जो गैर हिंदू भारत में जो रहते हैं उन्हें अपनी आमदोरफ्त के लिए मतलब रास्ते में जब भी कहीं कोई पुलिस की चेक पोस्ट या कहीं से भी गुजरना पड़ता है तो उन्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है कि वो हिंदू नहीं है। अगर वो कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है या उसका किसी और मज़हब से ताल्लुक़ होता है तो उनके साथ बड़ा एक अजीब सा और सख्त सा सलूक भी किया जाता है। ये भी इस तरह की भी खबरें बड़ी आम हैं और ये बात हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग जानते हैं। एक वक्फा है, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुझे रिटायर्ड जनाब शेख मोहम्मद नदीम साहब। अच्छा शेख साहब, देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि पड़ोसी के क्या हकूक़ होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ये पड़ोसी जो हैं ये भी चाइना की तरह हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, जिस तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान हमारा मुसलमान भाई एक मुल्क है। भारत हमें गंदे पड़ोसी मिले हुए हैं। अब इनका मतलब एक बड़ी तकलीफ ही होती है कि आपकी इतनी सरहद जो है वो ऐसे लोगों के साथ है जिनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक ही नहीं है, वो ठीक हो भी नहीं रहे, वो मुसलसल ख़राब चल रहे हैं। तो भारत जो है ये सारा कुछ भारत से कौन करवा रहा है? क्या सारे लोग ऐसे हैं या उनकी हुकूमतें ऐसी हैं या मौजूदा हुकूमत ऐसी है या पीछे कोई और ताकत है जो ये सब चाहती है कि इनकी आपस में लड़ाई लगी ही रहे? देखिए, ये सारी गवर्नमेंट के पीछे ना एक ताकत है, वो ताकत है हिंदू इंतहा पसंदी की, जिसमें आरएसएस एक लीडिंग रोल अदा कर रही है और भी दूसरी इंतहा पसंद जमातें हैं। यही गवर्नमेंट को सपोर्ट देती हैं, यही गवर्नमेंट को फोर्स करती हैं। इस दफ़ा इत्तेफाक से ऐसा है कि मोदी तो खुद उसका मेंबर है। मोदी की जो मेन काबीना है, जो मेन टीम में खेलने वाले उसके जो ओपनर्स हैं, अमित शाह है, अजीत देओल है, सुब्रमण्यम स्वामी है, ये सारे लोग बरसों से ये इस आरएसएस के मेंबर थे शुरू में। ठीक है, एक चाय वाला जो आरएसएस का मेंबर था, आरएसएस ने उसको डेवलप किया और यहाँ आज मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको। तो वो आरएसएस के ही काम करेगा ना। इस तरह से जो पहले सेकुलर गवर्नमेंट भी थी उसके पीछे भी आरएसएस एक जो है वो फोर्स थी कि ड्राइविंग फोर्स थी कि जनाब आपने ऐसे का। इसीलिए इंडिया जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, आप देखें, इंडिया ने पाकिस्तान को कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया
कभी भी हमारे ताल्लुकात उनके साथ, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की, हम हमेशा इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स गए, उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि कॉर्डियर रिलेशन हो जाए, हमारी आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा नेबर जो है वो साउंड हो जाए। लेकिन ये जो पीछे ड्राइविंग फोर्स है हिंदू इंतहा पसंदी की, जिनका ख्वाब है कि ये हमारा जो अखंड भारत का एक ख्वाब है, जिसमें ये पूरे इस खत्ते को एक भारत हिंदू रियासत के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जितनी भी हुकूमतें आती हैं, ये हुकूमत तो खैर है ही इनकी, तो कोई भी हुकूमत आएगी उसके पीछे आरएसएस का जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स होगी जो उनको फोर्स करेगी कि आप ऐसे बिहेव करें, ऐसे करें। उसके बगैर, क्योंकि वो जितनी भी हुकूमतें आएंगी मेजॉरिटी हिंदू वहाँ पॉपुलेशन है, तो उनको उनकी ही बातें मानना पड़ेगी। अच्छा, आप इस हवाले से मतलब किस तरह रहनुमाई करना चाहेंगे कि जैसे भारत जो है वो पाकिस्तान को दुनिया भर में एक गैर महफूज मुल्क जो है वो साबित करना चाहता है, तो जो मतलब बदअमनी जो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान में कभी अगर कोई शिकायत आती भी है, ठीक है, हमारे इदारे, हमारी फोर्सेस बड़े बेहतरीन तरीके से इन सारी चीज़ों से निपट रहे हैं, मगर हमारी एनर्जी लग रही है इस सब में, तो इस बारे में थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, उसमें मैं समझता हूँ कि भारत से ज़्यादा हमारा अपना भी कसूर है। हमारी अपनी जो गवर्नमेंट है, ये उनका काम है कि मुल्क के अंदर इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं जो आपके मुल्क के पीस को, सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से भारत को मौका मिलता है और वो दुनिया के सामने उन चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, जबकि उनका वो लेवल या मैग्नीट्यूड वो नहीं होता। ट्रू, ठीक है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए और लोगों को भी कि जनाब हम क्यों ऐसा किसी मुल्क को मौका दें कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो है बदअमनी है। आपने देखा कि जो हमारी दिफाई फोर्सेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक सिक्योरिटी और अमन की पोजीशन कायम की हुई है पाकिस्तान में। लेकिन जो पास्ट में हमारे साथ हुआ है, ख़ास तौर पर जो अफगान बॉर्डर को इस्तेमाल किया गया है इंडिया के ज़रिए से, आपने देखा कलभूषण जिनको जो है वो ईरान से ऑपरेट होता रहा, तो उसकी वजह से जो इवेंट्स हुए उनकी वजह से अभी तक उसको वो आगे हाईलाइट कर रहे हैं कि जी वो इवेंट्स ऐसे हुए, जबकि वो एक हमारा माजी था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर कंट्रोल कर लिया। अब पाकिस्तान को भी अपना जो है वो पोस्चर पूरी दुनिया में दिखाना चाहिए और हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, अब इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आ रही हैं। अभी OIC का इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में कोई बदअमनी हो रही है कि दुनिया के जनाब 30 इस्लामी ममालिक के जो है वज़ीर ख़ारजा या डिप्टी वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान के दौरा कर रहे हैं। दुनिया की जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेलने आ रही हैं क्रिकेट, और स्टेडियम के अंदर ओपन वो खेल रहे हैं मैच। सर, टूरिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में एक दफ़ा जो आता है वो दीवाना हो जाता है। देखिए, टूरिज्म तो जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड 70 अरब डॉलर कमाता है। हाँ। हमारी तो पूरे पाकिस्तान की आमदनी जो है वो 25-30 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं होती। हाँ। तो खाली वो टूरिज्म से 70 अरब डॉलर कमाता, तो और वो पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड इसका आधे से भी कम है। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त कल्चरल हेरिटेज और ये जो नॉर्दर्न एरिया की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी आप इसे कह लें, लेक्स, पहाड़, हर चीज़ है, हर मौसम, तो ये उसी वक्त डेवलप होगा जब ये मुल्क के अंदर ये जो पीस है इसकी प्रोपेगेशन बाहर जाएगी। हम पाकिस्तान का इमेज दुनिया के सामने रखेंगे मुख्तलिफ, जैसे अभी दुबई एक्सपो हुई है, इस तरह की जो एक्सपोज होती है उसे पाकिस्तान जाके बताएं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कथा कलामी के लिए, हमारे यहाँ पे मतलब भारत की जानिब से ऐसे फेक अकाउंट्स के साथ इस तरह की फेक खबरें जो हैं उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूरी दुनिया में तशहीर किया जा रहा होता है डिजिटली, तो इसके ख़िलाफ़ भी मेरा ख्याल है कि हमें कुछ अपना सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। इसमें तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को इसके अंदर जो है वो फ्रंटल रोल अदा करना पड़ेगा। मीडिया को या सोशल मीडिया को, अवाम को, देखिए अवाम इस मामले में ये जो मीडिया की वॉर है ना, ठीक है, ये मीडिया ही लड़ सकता है। अवाम की सपोर्ट तो देखिए हर चीज़ में ज़रूरी है। अवाम की सपोर्ट इस सेंस में कि देखें ना, एक हैशटैग है, उसको 1 करोड़ लोग अगर हैशटैग बनाते हैं तो वो उनका सारी प्लानिंग उनकी वैसे ही कचरा हो जाती है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि एज फार एज सपोर्ट इज कंसर्न, वो आपको आवाम से चाहिए और आवाम को ये सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारा मीडिया जो है सॉफ्ट पोस्चर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आगे वो पाकिस्तान। सर, थैंक यू सो मच
Thank you और very much. आपके तशरीफ लाने का बेहद शुक्रिया। आपने जो ये सारा पूरा सिस्टम समझाया, इसका भी बेहद शुक्रिया। और दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। हमारा जो भी फीडबैक है वो आप हमारे फेसबुक पेज पे आप जरूर दीजिएगा, www.facebook.com/newscafe पे। फ़हीम अब्बास, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।